The country of warfare, the country of dreams, the country of division, the country of humanitarian crisis, the country of Hitler and the Nazis. और पता नहीं क्या क्या टाइटल्स हैं यहाँ के, लेकिन गाइज आज हम इन टाइटल्स पे बात नहीं करेंगे। एक नया टाइटल है जिसकी वजह से ये कंट्री पूरे दुनिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पे डेली पोस्ट हो रही है। The biggest economy of Europe falls into recession. So guys, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी और उसके रिसेशन के बारे में। काफी सारे बातें समझेंगे, ये रिसेशन होता क्या है, कैसे जर्मनी में हिट किया है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। वीडियो में जर्मनी को लाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिसेशन होता क्या है। रिसेशन इन एवरी कंट्री इज इमिनेंट। इसका मतलब ये है कि हर कंट्री में रिसेशन कभी ना कभी तो आना ही है। क्यों आना है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक सिचुएशनल एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है गाइस कि हमारा जो इकोनॉमी है वो इंक्लाइन डिक्लाइन ग्राफ पे चलता है, यानी कुछ समय के लिए इकोनॉमी बढ़ेगा, लोग प्रोग्रेस करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग चीजें खरीदेंगे, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, और ये सारा पैसा मार्केट में कलेक्ट होते जाएगा। फिर एक पीक पॉइंट आएगा, यानी वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जब आपके कंट्री और उसके लोगों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, यानी जीडीपी ग्रोथ होगा, मार्केट में लोगों के पास पैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, एंड इसी चीज को बूम कहते हैं, इकोनॉमिक बूम। अब क्या होगा, अब मार्केट में पैसा बहुत हो गया है, पैसा यानी डिमांड बहुत ज्यादा हो गया है, लोगों की भूख खत्म ही नहीं हो रही है, इससे सप्लाई जनरेट कर पाना उतना मुश्किल हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट धीरे से चीजों के रेट बढ़ा देगा, जैसे रेपो रेट इंक्रीज कर देना, मिनिमम वायबल रेट इंक्रीज कर देना, एटसेट्रा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग अब पैसा मार्केट में नहीं डालेंगे, लोग पैसा अपने पास रखेंगे, तो धीरे धीरे मार्केट से पैसा खत्म होने लगेगा, इससे आएगी मंदी, और यही वो डिक्लाइन वाला कर्व है। तो हमने अभी समझा इंक्लाइन होगा, एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा जिसको इकोनॉमिक बूम कहेंगे, और फिर डिक्लाइन आएगा। बट गाइस दिस इज नॉर्मल, हर कंट्री में ये तो होता ही है, या ये फॉलो करना ही पड़ता है ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस लगाया जा सके। लेकिन यही जब डिक्लाइन का सिचुएशन आता है, तब अगर कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में कोविड आ गया, तो ये डिक्लाइन का कर्व संभालना मुश्किल हो जाता है, एंड तब आता है रिसेशन। जब एक साथ बहुत सारी कंट्रीज एक टाइम पीरियड पे रिसेशन में चली जाए, तो उसको कहते हैं ग्लोबल रिसेशन। हालांकि ये ग्लोबल रिसेशन कोई अनकॉमन चीज नहीं है, हर 5 से 10 सालों में ये हो ही जाती है, क्योंकि आज की डेट में सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर कोई भी एक कंट्री रिसेशन में फॉल होता है, तो उसका आफ्टर इफेक्ट दूसरी कंट्रीज में भी दिखता है। इससे पहले 1975, 1982, 1991, 2009, 2020 इन सब में ग्लोबल रिसेशंस हो चुके हैं, कारण सबके अलग अलग हैं। एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुई है इकोनॉमी, एंड ग्लोबल इकोनॉमी वीक हुई है, लेकिन रिसेशन से बच गया है। चलिए, बहुत हो गई इकोनॉमी और रिसेशन की बेस अंडरस्टैंडिंग, अब बात करते हैं जर्मनी पे। तो यार एक नहीं, कई सारी चीज़ें एक साथ हो गई। हुआ क्या कि यार रशिया ने तो यूक्रेन पे लड़ाई छेड़ दी। अब यूक्रेन अकेला था, यूक्रेन ने दोस्तों से मदद मांगी, दोस्तों ने मदद किया, कैसे, इक्विपमेंट्स भेज के, टैंक्स भेज के, फंड्स दे के, एंड रशिया पे सैंक्शंस लगा के। इन दोस्तों में से यूक्रेन का दोस्त जर्मनी भी शामिल था। रशिया को आया गुस्सा, रशिया ने जर्मनी जाने वाली रशियन गैस पाइपलाइन को बंद करवा दिया। अब जर्मनी के पास नेचुरल गैस तो है नहीं, जर्मनी रशिया से सस्ते प्राइसेस पे खरीदता था, अब उसको महंगे प्राइसेस पे खरीदना पड़ रहा है दूसरे देशों से। इससे जर्मन इकोनॉमी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई। इसके साथ ही जैसे ही वॉर शुरू हुआ, जर्मनी के एक्सपोर्ट्स भी बंद हो गए, चाइना खरीद नहीं रहा है, यूएस के पास जा नहीं पा रहा है, ब्रेक्जिट का इंपैक्ट यहाँ भी दिख रहा है। इससे जर्मनी की जीडीपी काफी ज्यादा डाउन होने लग गई। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि हम कब बोलते हैं कि एक कंट्री रिसेशन में है। इकोनॉमिस्ट ने एक साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, यानी 3-3 महीने का एक क्वार्टर। कभी भी अगर कोई भी कंट्री नेगेटिव जीडीपी रेट शो करे फॉर कॉन्सेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स, यानी 6 महीनों के लिए अगर उसकी जीडीपी नेगेटिव में रहे, तो तब हम बोलते हैं कि वो कंट्री रिसेशन में है। अब जर्मनी के केस में वो एक क्वार्टर में जीडीपी रेट था -0.5% एंड उसके अगले क्वार्टर में उसका जीडीपी रेट था -0.3%।
इसके मुताबिक जर्मनी रिसेशन में है। और ये सिर्फ जर्मनी नहीं, यूके, यूएस, फ्रांस एंड अदर कंट्रीज भी रिसेशन आएगी। न्यूजीलैंड ऑलरेडी रिसेशन में है एंड इकोनॉमिस्ट की माने तो अभी का जो रिसेशन है वो कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, आराम से 2-3 साल तो रहेगा। ठीक है, अब जर्मनी में जो हुआ उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जैसे जर्मनी एक एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है, वैसे ही इंडिया भी काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ की एक्सपोर्ट्स खराब होगी। दूसरी बात कि वर्ल्ड मार्केट डाउन होने की वजह से यहाँ खूब ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आरबीआई कॉन्फिडेंट है कि इंडिया की जीडीपी को कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी 7% से बढ़ेगी इस साल। इंडिया का फोकस अभी एक अट्रैक्टिंग ग्लोबल पावर के तौर पे होनी चाहिए। इंडिया के पास वर्कफोर्स है, टैलेंट है, यंग पॉपुलेशन है एंड एट द सेम टाइम इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इंडिया कुछ समय में ग्लोबल पावर हाउस बन के रहेगा। Hey guys, thank you for watching this video. I hope recession वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको और डिटेल में जानना है तो ये वाला वीडियो आपकी हेल्प कर देगा। लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी डाउट्स या आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो प्लीज डू कमेंट विद हैशटैग जरूरी है एंड आई विल सर्कल बैक। बाकी गाइस, I really need your support. If you like this video, do share it across your connections. We as youth need to spread this kind of awareness. Global issues and geopolitics have become really important these days. Also, make sure that you hit that subscribe button, press the bell icon ताकि आप मेरे एंड से कोई भी कंटेंट पे मिस आउट ना करो। मिलते हैं अगले वीक ऐसे किसी तोड़फोड़ टॉपिक के साथ। Till then, this is Dev this side and I'm signing off. Peace.